याचिका पर सुनवाई टली। 29 अप्रैल को मुंबई की सेशन कोर्ट करेगा सुनवाई। हनुमान चालीसा पाठ करने के मामले में जेल में बंद। सीएम शिवराज सिंह ने राज्यपाल से की मुलाकात। मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं से कराया अवगत। सिकल सेल एनीमिया से बचाव और इलाज पर ली सलाह। बकवास पर मध्य प्रदेश में घिरे कमलनाथ। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने स्पीकर से की कार्रवाई की मांग। सदन की मर्यादा तोड़ने को बताया घोर आपत्तिजनक। बकवास वाले बयान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। कहा, कमलनाथ ने किया लोकतंत्र का अपमान। उनके खिलाफ अगले सत्र में लाएंगे विशेषाधिकार हनन का मामला। और राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस लाएगी चिंतन शिविर। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव रखेंगे कृषि पर प्रस्ताव। 13 से 15 मई तक किया जाएगा चिंतन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर विस्तार से। हनुमान चालीसा पाठ करने के विवाद में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आज मुंबई की सेशंस कोर्ट में दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया। इस मामले में अब 29 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। बता दें कि हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर हुए विवाद के बाद राणा दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों पर सबसे बड़ी धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है। आज राजभवन में मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यों से राज्यपाल को अवगत कराया। वहीं मुख्यमंत्री ने सिकल सेल एनीमिया से बचाव और इलाज के लिए चलाए जा रहे अभियान पर उनका मार्गदर्शन भी किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ के सदन की कार्यवाही के लिए बकवास शब्द का उपयोग करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को पत्र लिखकर कमलनाथ पर कार्रवाई की मांग की है। वीडी शर्मा ने कहा कि उन्होंने बकवास शब्द कहकर सदन की मर्यादा को तोड़ा है। ऐसा करना आपत्तिजनक है। शर्मा ने यह भी कहा कि कमलनाथ ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई के ऊपर जो कमेंट्स किया है, उन्होंने कहा है कि मैं इसलिए विधानसभा के अंदर नहीं जाता कि विधानसभा के अंदर बकवास होता है और एक दल के लोग बकवास करते हैं, तो क्या मैं उनका बकवास सुनने के लिए जाऊंगा? मैं कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहता हूं कि देश की लोकसभा के अंदर, विधानसभाओं के अंदर जो कार्रवाई होती है, जिस कार्रवाई में नीति निर्धारण के साथ हर प्रकार की योजनाओं में जो विकास से लेकर के गरीबों के कल्याण की योजनाएं सरकारें बनाती हैं, उनका डिस्कशन का एक लोकतंत्र के संसदीय प्रक्रिया के अंदर वहां पर जो सारी चीजें होती हैं, क्या इस देश के अंदर वो सब बकवास है? मैं ऐसा मानता हूं कि इस पे अनुच्छेद 194 के तहत जो संसदीय प्रक्रिया के तहत जिन नियमों में कदाचार और उसके बारे में जो नियम विधानसभा के हैं 265, 264, उसके अंतर्गत मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और इस बात का जवाब कमलनाथ जी को इस देश के लोकतंत्र में मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों के बारे में जो कहा है, वो उनको इसके बारे में मध्य प्रदेश आपसे पूछना चाहता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बकवास वाले बयान पर सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है। वीडी शर्मा के बाद अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही को बकवास कहने वाले कमलनाथ 4 घंटे भी विधानसभा में नहीं बैठे और सदन की कार्यवाही को बकवास बता रहे हैं। ये लोकतंत्र का अपमान है। शायद उन्हें लोकतंत्र का अपमान करना अच्छा लगता है। कमलनाथ पर विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की मांग की जाएगी। अब ये पीड़ादायी है। पिछले 1 महीने में 4 बार सोनिया जी की चौखट पर जाने वाले, लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री,
मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष रहने वाले विधानसभा की कार्यवाही को अगर बकवास कहेंगे तो इससे ज्यादा चिंतनीय बात क्या होगी। 4 घंटे कुल औसत सत्र में हाउस में नहीं बैठे वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं जब से 24 महीने में 24 घंटे नहीं बैठे, जो अलग अलग उनका कालखंड है उसको जोड़ लें तो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बकवास विधानसभा की कार्यवाही को कहते हैं तो ये लोकतंत्र का अपमान है और इनको लोकतंत्र का अपमान करने में ही आनंद आता है, देश का अपमान करने में ही आनंद आता है। इसलिए महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। हमारी पार्टी के विधायक ने इसको गंभीरता से लिया है और इनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला लेकर आएंगे विधानसभा में और अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि इन पर विशेषाधिकार हनन की वैधानिक कार्रवाई करें। कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रही है। कांग्रेस का ये शिविर राजस्थान के उदयपुर में 13 से 15 मई तक चलेगा। चिंतन शिविर में कृषि प्रस्ताव रखे जाएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल में पार्टी संगठन में सक्रिय रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के सितारे एक बार फिर चमक सकते हैं। बता दें कि पार्टी के आला कमान सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेताओं की 6 समितियां बनाई हैं, जिसमें 6 समितियों में खेती किसानी है। साथ ही BS हुड्डा और अरुण यादव प्रस्ताव पेश करेंगे। बता दें कि 9 साल बाद चिंतन शिविर होने जा रहा है। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि 2023-24 में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए आला कमान नई रणनीति बना रहा है। एक कमेटी बनाई गई है जिसका नेतृत्व हुड्डा जी करने वाले हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी। उसमें एक छोटा सदस्य मैं भी हूँ, तो मुझे भी बुलाया गया है और कृषि के बारे में चर्चा होगी। चिंतन शिविर 3 दिन तक चलेगा। उसमें विभिन्न विषयों पर, देश की राजनीतिक पर और तमाम अन्य विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अधिक लोगों से बात होगी और किस तरह से मिशन 23 मध्य प्रदेश में, मिशन 24 देश में वापस से यूपी सरकार लाना, उन तमाम बिंदुओं पर बात होगी। और चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। इंदौर से ब्यूरो हेड खबर भारत के लिए जहीन गौरी फोन लाइन पर। जी जहीन, क्या है तमाम जानकारियां चिंतन शिविर को लेकर, कैसी क्या तैयारियां? ये कांग्रेस का चिंतन शिविर जो है, आपको बता दें, जो कि उदयपुर में होने जा रहा है, उसको लेकर चिंतन शिविर में जो है पूर्व मंत्री रहे और अरुण यादव जी जो है उनको जो है इसमें शामिल किया गया है। बड़ी बात यह है कि अरुण यादव के जो है सुभाष जो कि सहकारिता में विशेष माने जाते थे, लिहाजा इसी के लेकर ओबीसी चेहरे के साथ उनके कृषि संबंधित अनुभव को चिंतन शिविर में प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया। बिल्कुल, क्या कहना था इस मामले में बाकी के दिग्गज नेताओं का? आला कमान खासतौर से उनका भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। गौरतलब है कि राजस्थान के उदयपुर में 13 से 15 मई तक कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस 2023 में विधानसभा चुनाव के साथ 2024 यूपी को फिर सत्ता में लाने के कवायद में जुटी है। इससे पहले जो कि आयोजन में विपक्ष के एकजुट होने का जो है संभावना जताई जा रही है। हाल ही में पार्टी के आला कमान सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेता समेत 6 समितियों की जो है कमेटी बनाई है, जिसमें 6 समितियों में खेती किसानों में हो रही BCT हुड्डा के साथ अरुण यादव को भी पेश किया गया है। इस तरह से राजनीति प्रस्ताव में मिलजुल अखाड़े के आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए चिदम्बरम जी भी इसमें शामिल होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जहीन जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना 3 दिवसीय इंदौर दौरे पर रहेंगे। डीजीपी बनने के बाद यह सुधीर सक्सेना का पहला दौरा है। डीजीपी यहां पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम पर समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान वे किसी भी थाने का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने इस संबंध में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि हर थाने को निर्देशित किया गया है कि सभी अपने थानों की जानकारी अपडेट रखें, ताकि डीजीपी के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सही डेटा उपलब्ध कराया जा सके। सतवास नाके पर नवीन शराब दुकान के स्थान परिवर्तन को लेकर खातेगांव के नागरिकों ने धरना प्रदर्शन किया। नागरिकों ने कन्नौद नाका चौराहे पर शामियाना लगाकर धरना दिया। जानकारी मिलते ही धरना स्थल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव पहुंचे। बातचीत के दौरान नागरिकों ने बताया कि ये हमारा
शांतिपूर्ण आंदोलन है। इससे पहले कलेक्टर के नाम सतवास तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई थी, जबकि अब तक शराब की दुकान का स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। वहीं नागरिकों ने शराब की दुकान पर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए अनिल उपाध्याय। जी अनिल, जिस तरह से कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी देने की बात की गई है, तो प्रशासन का क्या कहना है? क्या इसे हटा दिया जाएगा दुकान को? अभी तक तो दुकान को नहीं हटाई गई है, क्योंकि 3 दिन बीत गए हैं दुकानों को नहीं हटाने को लेकर धरना आंदोलन भी लगातार जारी है। धरना आंदोलन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी कल धरना स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने लोगों से चर्चा की थी, क्योंकि ये जो शराब की दुकान है ये मुख्य मार्ग पर लगाई गई है। इस दुकान के लगने से आवासीय कॉलोनी के रहवासी भी परेशान है और दूसरा स्कूली विद्यार्थियों का आवागमन भी इसी मार्ग से होता है। इस कारण से दुकान का विरोध लगातार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्या कहना है? लोग किस तरह से अपनी परेशानी को बता रहे थे और जिस हिसाब से उन्होंने बात रखी है शासन के सामने अपनी? उनका कहना है कि ये दुकान जो पहले शराब की दुकान थी वो रहवासी क्षेत्र से बाहर थी और ये जो नया शराब का ठेकेदार आया है इसने इस शराब को मुख्य मार्ग पर लगा दिया है, जिससे कि शराब की अधिक बिक्री हो। इसी मंशा को लेकर इसने शराब की दुकान यहाँ पर लगाई, जिसका रहवासी द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है, धरना भी दिया जा रहा है और धरने पे कई लोग प्रतिदिन पहुंच भी रहे हैं और भाग ले रहे हैं और सरकार से नुमाइंदों से शराब दुकान हटाने की मांग भी कर रहे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरपंच संघ सरदारपुर ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार दिनेश सोनारतिया और विधायक कार्यालय पर विधायक प्रताप ग्रेवाल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सरपंच संघ ने मनरेगा योजना के तहत सामग्री के बिलों का भुगतान, ग्राम पंचायतों में राशि की किस्त जारी करने और प्रधानमंत्री आवास योजना में दी जाने वाली राशि को बढ़ाने की मांग की है। सरपंच संघ अध्यक्ष मयाराम मेड़ा ने बताया कि 8 दिनों के दौरान हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। सरपंच संघ द्वारा पूरा मामला ये है कि हमारे क्रम 2 साल से मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्य जो किए गए हैं वो सामग्री का भुगतान नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के नाम से हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और वो एक कापी बना के माननीय हमारे विधानसभा क्षेत्र विधायक प्रताप ग्रेवाल को मांग पत्र दिया कि हमारी खबर सरकार तक पहुँचाए और ये नहीं था अगर 8 रोज में नहीं करेगा हम सरपंच संघ पूरा सरदारपुर जनपद पंचायत वाले धरना पे बैठेंगे सरकार के खिलाफ। और हमारे साथ सरदारपुर से खबरभारा संवाददाता नरेंद्र पवार जुड़ चुके हैं। जी नरेंद्र, इन्होंने 8 दिन की बात की है कि अगर 8 दिनों में मांगे पूरी नहीं हुई तो जो सालों से लंबित पड़ी समस्या है उसका 8 दिन में निवारण कैसे होगा, एक बड़ा सवाल है और उसका जवाब क्या दिया गया? जी नरेंद्र, बता देना चाहूंगा कि सरपंच संघ अध्यक्ष सहित कई सरपंचों ने सरदारपुर में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन हुआ, विधायक कार्यालय में जाकर विधायक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के अंतर्गत जो कार्य होना है साथ ही बिल भुगतान नहीं हो रहा है, उसको लेकर ज्ञापन दिया। वहीं 14वीं की किस्त जारी करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना 1,20,000 की है, जिसको बढ़ाकर 3 लाख रुपए की जाए। इन सभी मांगों को लेकर सरपंच संघ अध्यक्ष ने ज्ञापन दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देवास में यातायात पुलिस की टीम इंटरसेप्टर वाहन लेकर संदलपुर फाटक पहुंची और 42 डिग्री सेल्सियस गर्मी में भी अपनी ड्यूटी को कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाती नजर आई। दरअसल इंदौर बैतूल हाईवे पर 4 लेन सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिसको लेकर पुलिस कर्मियों ने तेज गति से चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की और वाहन की गति पर नियंत्रण रखने के साथ ही फिटनेस का पालन करने की भी अपील की।
14 अप्रैल को ग्राम मतराला के फरियादी ने पानसेमल पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई, जिसमें 11 अप्रैल की रात नाबालिग के अपहरण की बात लिखी गई थी। बताया गया कि कोई अज्ञात लड़का बहला फुसलाकर नाबालिग को भगा ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पानसेमल पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने टीम तैयार की और नाबालिग को ग्राम नांदेड़ महाराष्ट्र से दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बाल अपचारी को बाल न्यायालय बड़वानी पेश किया गया है, जहां से उसे बाल सुधार गृह झाबुआ दाखिल किया गया है। अपराधा को ग्राम नांदेड़ महाराष्ट्र से एक नाबालिग बाल अपचारी के कब्जे से छुड़ाया गया एवं उसके कथन महिला अधिकारी से कराए गए। उसके कथनों के आधार पर प्रकरण में उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ था, जिसमें धारा 374 एवं 501 एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई एवं आरोपी को बाल न्यायालय के समक्ष बड़वानी में पेश किया गया था, जहां माननीय न्यायालय के आदेश से बाल अपचारी को बाल संरक्षण गृह झाबुआ जमा कराया गया है। बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। दरअसल पीड़िता की शिकायत के बाद इंदौर पुलिस ने करण मोरवाल के खिलाफ 376 और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामले में थाना प्रभारी डीवीएस नागर ने बताया कि एमजी रोड थाने में करण मोरवाल पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। फिलहाल मामले में करण और डॉक्टर देवेंद्र स्वामी दोनों फरार चल रहे हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए डीसीपी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने 5000 की इनाम राशि का ऐलान भी किया। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये धारा 420, 67, 68 एवं अन्य धाराओं में जो अपराध पंजीबद्ध है इनके खिलाफ, तो उसमें 2 आरोपी हैं, करण मोरवाल और डॉक्टर देवेंद्र स्वामी। तो इन दोनों को लेकर ये काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहे हैं। तो एक तो इनकी इनाम राशि जो पहले 2,500 हज़ार थी, तो इसको बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है श्रीमान डीसीपी महोदय द्वारा। और चूँकि इनकी तलाश पता साजी के लिए हम लोग को और अधिक प्रयास करने थे, तो हमारी टीम 3-4 बार बड़नगर जा चुकी है, अलग अलग समयों पर, अलग अलग तारीखों पर। और इस तारतम्य में हमने उनकी जो इनाम की घोषणा हुई है और इनको जो पकड़वाएगा उसको इनाम देंगे, तो छाया चित्र के साथ इनके पोस्टर बनवाकर हमने बड़नगर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जो दृष्टिगोचर होते हैं सार्वजनिक स्थलों पर, हमारे टीम ने जाकर वहाँ चस्पा करे हैं। खबर इंदौर से है, जहां फर्जी एडवाइजरी कंपनी खोलकर निवेश के नाम पर भारतीय सेना के जवान से लेकर प्रदेश के कई अन्य राज्यों और शहरों में कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया। इसके मुख्य आरोपी पवन तिवारी से न्यायालय में रिमांड के बाद पूछताछ की गई, जिसमें पुलिस ने आरोपी के फ्लैट से 11 लाख नगद, सोने के आभूषण, ब्रांडेड कंपनी की घड़ियां और 8 महंगे मोबाइल बरामद किए हैं। बता दें कि धोखाधड़ी के मामले में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य की तलाश अभी भी जारी है। जैसा आप सबको विदित है कि थाना राऊ में अपराध क्रमांक 311/22, 420, 406 और निष्पेक्षों का जो संरक्षण अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई लगातार जारी है। उसी की कड़ी में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पवन तिवारी जो इसका मुख्य सरगना है, उसकी गिरफ्तारी 21 तारीख को की गई राऊ पुलिस के द्वारा, और उसके बाद पुलिस रिमांड विधिवत लिया गया और इससे काफ़ी गहन पूछताछ के बाद इससे एक बड़ी राशि 11 लाख रुपए इसके मयूर अस्पताल के पीछे जो इसका फ्लैट है वहाँ से जब्त की गई है। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद से इसका 2 बार रिमांड पुलिस ले चुकी है, एक 2 दिन के लिए, एक दिन के लिए। पुणे आज माननीय न्यायालय से निवेदन करके इसका रिमांड बढ़वाया जाएगा। और फिलहाल के लिए इस खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।